हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। टुडे आज हम लोग न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, इससे पहले जिस लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल टू सपोर्ट आवर एफर्ट। ओके, नाउ कम टू द न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। जैसा कि आप जानते हैं कि न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होते हैं, जो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करते हैं। न्यूटोनियन फ्लूइड, इस पे बार बार क्वेश्चन आता है एसएससी में। तो न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होते हैं? विच फॉलोज द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ओके, अब न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है? देखिए, शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला जब हम लिखते हैं म्यू डी यू बाय डी वाई, तो उस केस में हम म्यू को क्या मानते हैं? एक कांस्टेंट मानते हैं। ओके, और इसी को हम बोलते हैं न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स लॉ। तो वो फ्लूइड जो इस लॉ को, जिसका नाम है न्यूटन्स लॉ, को फॉलो करते हैं, उनको हम बोलते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड। या फिर वो फ्लूइड जिनकी विस्कोसिटी जो है वो डिफॉर्मेशन डी यू बाई डी वाई या फिर डी थीटा बाई डी टी के साथ, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन के साथ चेंज नहीं होती है, उन फ्लूइड को हम बोलते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड। जैसे कि न्यूटोनियन फ्लूइड का एग्जाम्पल है वाटर। अगर वाटर को आप शेक करो या फिर वाटर को 1 साल के लिए छोड़ दो, तो क्या उसकी विस्कोसिटी चेंज होगी? क्या वाटर अपने आप रखे रखे गाढ़ा हो जाएगा? क्या वाटर को शेक करने पर उसकी विस्कोसिटी चेंज हो जाएगी? नहीं, वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि विस्कोसिटी वहाँ पर क्या है? एक फ्लूइड की प्रॉपर्टी है जो कि कांस्टेंट है। ओके, और वो डिफॉर्मेशन के साथ वेरी नहीं करने वाली। तो ऐसे फ्लूइड को हम न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं। तो जितने भी फ्लूइड जिनकी विस्कोसिटी रेट ऑफ डिफॉर्मेशन बढ़ाने या घटाने से चेंज नहीं होती है, उन सारे फ्लूइड को हम क्या कहते हैं? न्यूटोनियन फ्लूइड। ओके, जैसे कि एग्जांपल, न्यूटोनियन फ्लूइड का एग्जांपल है सबसे पहले वाटर, एयर, ऑयल, मरकरी, जितने भी टाइप के ऑयल है सब, केरोसिन, ये सारे के सारे एग्जाम्पल है न्यूटोनियन फ्लूइड का। या फिर वो सारे के सारे फ्लूइड जो प्योर होते हैं, जो इमल्शन नहीं होते हैं। अब इमल्शन क्या होता है? जहाँ पर दो केमिकल को मिलाया जाता है लेकिन दोनों केमिकल आपस में रिएक्ट ना करें, उन सभी को इमल्शन कहते हैं। जैसे पेंट में वाटर और पेंट का इमल्शन है। ओके, कोलाइडल सोल्यूशन, ऑयल और वाटर का इमल्शन। तो इमल्शन वो फ्लूइड होते हैं जहाँ पर मॉलिक्यूल केमिकली रिएक्ट नहीं करते। अगर दो चीज़ों को मिलाया जा रहा है तो दे आर नॉट रिएक्ट केमिकली। इफ दे आर नॉट रिएक्ट केमिकली, दैट मीन्स दे आर नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। और अगर केमिकली रिएक्ट कर जाएं तो दे बिकम न्यूटोनियन फ्लूइड। ओके, फिर उसकी विस्कोसिटी क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है। ओके, तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो है दही। अगर आपने देखा होगा, दही को जैसे जैसे फेंटोगे तो क्या उसमें पतलापन नहीं आ जाता? आ जाता है, उसकी विस्कोसिटी कम हो जाती है। और नेक्स्ट एग्जांपल है केचप। केचप को आप जब शेक करते हो तो उसको निकालना इजी होता है, दैट इज नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। इसका मतलब उसकी विस्कोसिटी डिफॉर्मेशन के साथ चेंज होती है, और जब विस्कोसिटी डिफॉर्मेशन के साथ चेंज होती है तो इसको विस्कोसिटी का डायलेशन कहते हैं। इसी तरह से पेंट के अंदर भी विस्कोसिटी डिफॉर्मेशन के साथ चेंज होती है। एंड यू विल अंडरस्टैंड वेरी ब्यूटीफुली कि पेंट जब हम लगाते हैं तो विस्कोसिटी कम हो जाती है, लेकिन इतनी कम नहीं होती कि पेंट जो है पानी की तरह रिस्क के नीचे आ जाए या वो रिस्क के नीचे आ जाए। इसका मतलब क्या होता है? नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में जब डिफॉर्मेशन देते हैं, जब डिफॉर्मेशन इंक्रीज करते हैं, तब विस्कोसिटी कम होती है, और जब जैसे डिफॉर्मेशन हटा लेते हैं तो विस्कोसिटी रिकवर कर जाती है। इसीलिए पेंट जो है जब लगाते हैं तो इजीली लग जाता है, लेकिन ऐसे भी नहीं होता कि पानी की तरह वो बह के नीचे आ जाए, रन ऑफ नहीं होता उसके अंदर। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है जो आपको न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में मजा आने वाला है आज फ्रेंड। तो सबसे पहले बात आती है न्यूटोनियन फ्लूइड की। न्यूटोनियन फ्लूइड की बात समझ में क्या आई आपको? कि वो फ्लूइड जिनकी विस्कोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। जिनकी विस्कोसिटी क्या है? एक प्रॉपर्टी है। रेट ऑफ डिफॉर्मेशन इंक्रीज करने से विस्कोसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे फ्लूइड को न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं माय डियर फ्रेंड। या फिर वो फ्लूइड जहां पर अगर मिक्सिंग भी होती है तो मॉलिक्यूल अगर केमिकली रिएक्ट करते हैं तो दे आर न्यूटोनियन फ्लूइड। अगर इमल्शन बनता है, दे आर नॉट रिएक्ट केमिकली, देन दे आर नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। नाउ कम टू दिस पॉइंट।
तो जब न्यूटोनियन फ्लूइड की बात हो रही है तो न्यूटोनियन फ्लूइड 98% फ्लूइड इन द नेचर इज अ न्यूटोनियन फ्लूइड। तो पूरी मैकेनिक्स के अंदर, फ्लूइड मैकेनिक्स में जितने भी फ्लूइड हम पढ़ते हैं, जनरली वाटर पढ़ते हैं, दे आर न्यूटोनियन फ्लूइड। जनरली लुब्रिकेंट ऑयल पढ़ते हैं, दे आर न्यूटोनियन फ्लूइड। इसलिए हम जनरली यही फॉर्मूला पूरी फ्लूइड मैकेनिक्स में यूज करते हैं, जो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है। बिकॉज ऑल द फ्लूइड, 98% फ्लूइड इन द नेचर इज अ न्यूटोनियन फ्लूइड। और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड जहां यूज होते हैं वो केमिकल वेपन में या ब्यूटी प्रोडक्ट्स में यूज होते हैं। ओके और उनकी जो स्टडी की जाती है वो अलग ब्रांच है साइंस की, उसका नाम है रियोलॉजी, उसमें की जाती है। तो अब न्यूटोनियन फ्लूइड पे वापस आते हैं। तो अगर न्यूटोनियन फ्लूइड में शियर स्ट्रेस और रेट ऑफ डिफॉर्मेशन के बीच में कर्व खींचा जाए, ड्यू बाय डी वाई, शियर स्ट्रेस और रेट ऑफ डिफॉर्मेशन के बीच में कर्व खींचा जाए, तो देखिए यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर शियर स्ट्रेस और ड्यू बाय डी वाई और डी थीटा बाय डी टी के बीच में अगर कर्व खींचूँ तो साफ है टो इक्वल टू म्यू ड्यू बाय डी वाई। यही एक्सप्रेशन है न्यूटन्स लॉ की, म्यू ड्यू डी थीटा बाय डी टी। यहाँ पर म्यू क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी। तो इसको अगर एक लाइन की इक्वेशन से कंपेयर किया जाए तो ये तो y हो जाएगा, ये m स्लोप हो जाएगा और ये x हो जाएगा। तो इसको हमने x एक्सिस पर दर्शाया है, इसको हमने y एक्सिस पर दर्शाया है। तो यहाँ पर ये एक लाइन की इक्वेशन है जो ओरिजिन से पास हो रही है, क्योंकि इसमें 1.00 होगा। तो देखिए ये इस तरह की लाइन की इक्वेशन होगी और इस लाइन की इक्वेशन का जो स्लोप होगा, क्योंकि ये m क्या है, m विस्कोसिटी के बराबर है। स्लोप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर विस्कोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस लाइन का जो स्लोप है वो चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब अगर मैं कहीं पे भी ये इस तरह से हॉरिजॉन्टल एक्सिस बनाऊं तो ये जो थीटा एंगल है यहाँ पर वो चेंज नहीं होगा, वो चेंज नहीं होगा। ओके थीटा एंगल चेंज नहीं हो रहा। इसका मतलब यहाँ पर म्यू क्या है, कांस्टेंट है। इस लाइन का स्लोप क्या है, कांस्टेंट है। और स्लोप ही किसको दर्शा रहा है, म्यू को दर्शा रहा है। अब अगर मान लीजिए हमारे पास 3 अलग अलग तरह के फ्लूइड है और उनके लिए अगर मैं इस कर्व को बनाऊं तो देखो शियर स्ट्रेस ड्यू बाय डी वाई और डी थीटा बाई डी टी के बीच में कर्व बनाते हैं। तो सपोज हमारे पास 3 तरह के फ्लूइड हैं ए बी सी। तो ये ए फ्लूइड है, ये बी फ्लूइड है, ये सी फ्लूइड है। अब इस कर्व को देख के आपको ये बताना है किसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है, किसकी विस्कोसिटी कम है और किसकी विस्कोसिटी सबसे कम। सो देखिए साफ बात है कि अगर मैं सेम शियर स्ट्रेस लगाता हूँ ए बी सी फ्लूइड में, तो मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर खींच दी, तो देखिए सबसे ज़्यादा डिफॉर्मेशन किस में हो रहा है, ए फ्लूइड में हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला म्यू यू डी यू बाय डी वाई, तो ये तो सेम है, डी यू बाई डी वाई ज़्यादा है तो म्यू क्या होगा, कम होगा। तो म्यू ए इसको बोल दिया, म्यू बी इसको बोल दिया, म्यू सी इसको बोल दिया। तो देखिए ए वाले फ्लूइड का जो डिफॉर्मेशन है वो बी वाले फ्लूइड से ज़्यादा है और बी वाले फ्लूइड का डिफॉर्मेशन जो है वो सी वाले फ्लूइड से ज़्यादा है। इसलिए जिसका डिफॉर्मेशन ज़्यादा उसकी विस्कोसिटी कम। इसलिए जो ए फ्लूइड होगा उसकी विस्कोसिटी बी फ्लूइड से कम होगी और सी फ्लूइड की उससे भी कम होगी। ए फ्लूइड की विस्कोसिटी बी से कम होगी और बी की सी से कम होगी। दैट मीन्स विस्कोसिटी जो है वो ऐसे इंक्रीज होने वाली है। या फिर हम डायरेक्टली देख लें, जिसका जितना ज़्यादा एंगल होगा उसका उतना ही ज़्यादा स्लोप, और ज़्यादा स्लोप मतलब ज़्यादा विस्कोसिटी। तो स्लोप यहाँ पर विस्कोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। जिस कर्व की ज़्यादा स्लोप होता है उस कर्व की विस्कोसिटी भी ज़्यादा है, जिस कर्व का कम स्लोप होता है उस कर्व की विस्कोसिटी भी कम है। एंड 98% ऑफ फ्लूइड इन द नेचर आर अ विस्कस न्यूटोनियन फ्लूइड, एंड दैट्स व्हाई वी स्टडी ओनली न्यूटोनियन फ्लूइड इन होल फ्लूइड मैकेनिक्स फॉर सिविल और मैकेनिकल पर्पस। ओके तो यहाँ पर न्यूटोनियन फ्लूइड का डिस्कशन होता है। अब आता है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। यहाँ तक आई थिंक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द न्यूटोनियन फ्लूइड। तो माय डियर फ्रेंड आपको बस ये याद रखना है कि वो फ्लूइड जिसकी विस्कोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, दे आर नॉट चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू रेट ऑफ डिफॉर्मेशन और विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ना तो रेट ऑफ डिफॉर्मेशन के साथ चेंज हो रही है, ना ही टाइम के साथ चेंज हो रही है। ऐसे फ्लूइड को हम बोलेंगे न्यूटोनियन फ्लूइड। और ऐसे फ्लूइड के लिए अगर हम कर्व खींचें शियर स्ट्रेस और रेट ऑफ डिफॉर्मेशन एक्सिस के बीच में, तो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा और उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप ही क्या कहलाएगा, विस्कोसिटी ऑफ दैट फ्लूइड कहलाएगा। और ऐसे फ्लूइड के लिए विस्कोसिटी क्या है फ्रेंड, एक प्रॉपर्टी है फ्लूइड की, एक प्रॉपर्टी है फ्लूइड की। बट नॉन न्यूटोनियन के लिए विस्कोसिटी प्रॉपर्टी नहीं है, अभी हम देखेंगे। तो ये तो बात थी न्यूटोनियन फ्लूइड। अब आता है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। आई थिंक यू अंडरस्टैंड दैट। तो कहीं पे अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, बट इट इज़ रिविजन क्लास तो थोड़ा सा फास्ट हम लोग चल रहे हैं।
नाउ कम टू द नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड. सो इन द नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड ऑब्वियस सी बात है, नाम से रिप्रेजेंट हो रहा है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड. यहाँ पर हेडिंग गलत डल गई है. ओके, नॉन विस्कस और विस्कस डल गया है, तो इसको चेंज कर लेंगे हम. दिस इज न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की बात करें, न्यूटोनियन फ्लूइड की बात करें तो आई एम वेरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी फ्रेंड. यहाँ पर हेडिंग आप चेंज कर लीजिएगा न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड. सो अब हम आते हैं बहुत बड़ी गलती हो गई ना, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड पे आते हैं. नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड पे आते हैं. आई थिंक यू अंडरस्टैंड माई फ्रेंड, आई एम ऑल्सो ह्यूमन बींग. ओके, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड तो नाम से रिप्रेजेंट हो रहा है ऐसे फ्लूइड जो न्यूटन्स लॉ को फॉलो नहीं करते, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है. तो अगर नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड न्यूटन्स लॉ को फॉलो नहीं करता तो फिर किसको फॉलो करते हैं? तो यहाँ पर एक जनरल इक्वेशन आती है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की, वो है a du/dy की पावर n प्लस b. दैट इज द जनरल इक्वेशन. नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की स्टडी जिस ब्रांच ऑफ साइंस में होती है उसको बोलते हैं रियोलॉजी. सो स्टडी ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड इज नोन एज रियोलॉजी. Study of non-Newtonian fluid is known as rheology, and the general equation which follows by non-Newtonian fluid is this. यहाँ पर A क्या है? कांस्टेंट है. N क्या है? कांस्टेंट है. B क्या है? कांस्टेंट है. A N B आर कांस्टेंट. अब ये जो जनरल इक्वेशन है ये फैमिली ऑफ कर्व की इक्वेशन है जो कि 2 डायमेंशन पे बनाए जा सकते हैं. यहाँ पर ए एन बी की वैल्यू को चेंज कर करके अलग अलग कर्व को रिप्रेजेंट किया जा सकता है ऑन द 2 डायमेंशन एक्सिस. ओके, और इस 2 डायमेंशन एक्सिस में ये जो टर्म होगा ये y होगा और ये क्या होगा? यहाँ पर x होगा. ओके, सो ये क्या है? एक फैमिली ऑफ कर्व की इक्वेशन, एक जनरल इक्वेशन जो कि सारे के सारे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड फॉलो करेंगे. जितने भी नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड हैं वो सारे के सारे फ्लूइड इस इक्वेशन को फॉलो करते हैं. ओके, नाउ अब यहाँ पर नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, और हमने देखा नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की जो स्टडी है वो क्या कहलाती है? रियोलॉजी. अब हम यहाँ देखेंगे कि अलग अलग केस बनते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में. तो सबसे पहला केस आता है केस फर्स्ट. इसका नाम है केस फर्स्ट. केस फर्स्ट. ओके, अब इसको हम थोड़ा और साफ कर देंगे बोर्ड को. ओके, गलती तो हम चेंज कर चुके हैं. सो देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं केस फर्स्ट. इसको हम बोलते हैं डाइलेटेंट फ्लूइड. इस फ्लूइड को हम shear थिकनिंग फ्लूइड भी कहते हैं. shear थिकनिंग, इसको थोड़ा और नीचे ले लेता हूँ. डाइलेटेंट फ्लूइड, और इसको हम shear थिकनिंग फ्लूइड भी कहते हैं. थिकनिंग फ्लूइड भी कहते हैं. क्यों कहते हैं अभी बता दूंगा. shear थिकनिंग फ्लूइड भी कहते हैं. अब देखिए, इस वाले फ्लूइड के लिए जो कंडीशन होती है माय डियर फ्रेंड वो आपको याद रखनी है. कंडीशन याद रखनी. इस वाले फ्लूइड के लिए जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि यहाँ पर n जो होता है दैट इज ग्रेटर देन 1. जनरल इक्वेशन का जो n है दैट इज ग्रेटर देन 1 and b is 0. the constant is 0. ओके, अब क्या होता है फ्रेंड, अगर मैं यहाँ पर, तो अगर उस एक्सप्रेशन को मैं रिप्रेजेंट करूँ तो उस एक्सप्रेशन में अगेन a du/dy n एज इट इज प्लस b की जगह क्या हो जाएगा? 0. तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी? तो a du/dy की पावर n. अब मैं एक तरफ एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करूंगा, एक तरफ कर्व को रिप्रेजेंट करूंगा. सो देखिए, यहाँ पर इसके लिए मुझे कर्व बनाना है. तो यहाँ पर देखिए, shear स्ट्रेस को मैंने y एक्सिस अज्यूम किया है और रेट ऑफ डिफॉर्मेशन को मैंने x अज्यूम किया है. du/dy और dθ/dt. सो देखिए माय डियर फ्रेंड, बिकॉज n इज ग्रेटर देन 1, तो इस एक्सप्रेशन को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? a du/dy n-1 इंटू du/dy. अगेन वही हो जाएगा क्योंकि du/dy की पावर n होगी, इसमें जुड़ेगा तो n हो जाएगी वापस से पावर. ऐसा लिखने का मेरा मकसद ये है कि ये जो एक्सप्रेशन है टो म्यू du/dy, इससे मैं इसको कंपेयर करना चाह रहा हूँ. तो देखिए, इस एक्सप्रेशन में टो तो एज इट इज़ है, du/dy भी एज इट इज, लेकिन विस्कोसिटी की जगह अब ये वाली क्वांटिटी आ गई.
ये वाली क्वांटिटी आ गई। तो यहाँ पर इस वाली क्वांटिटी क्या रिप्रेजेंट कर रही है? बेसिकली विस्कोसिटी, जो कि हमारे पास न्यूटन्स लॉ में थी। तो अब ये विस्कोसिटी जैसा तो है नहीं, क्योंकि ये कांस्टेंट नहीं है। विस्कोसिटी हमारे लिए क्या है? कांस्टेंट है, बट ये कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं है, ये तो एक एक्सप्रेशन है जो कि वेरी कर रही है। तो इसको विस्कोसिटी नहीं कह सकते, इसको कुछ और कहना पड़ेगा, क्योंकि विस्कोसिटी फ्लूइड की प्रॉपर्टी है। तो फिर इसका नाम आता है अपरेंट विस्कोसिटी। इसको बोलते हैं अपरेंट विस्कोसिटी। दिस इज नॉट अ विस्कोसिटी, ये एक एक्सप्रेशन है, जिस पूरी एक्सप्रेशन को बोलते हैं अपरेंट विस्कोसिटी। और जब इस पूरी एक्सप्रेशन को अपरेंट विस्कोसिटी बोल देंगे तो फिर इस एक्सप्रेशन को शियर स्ट्रेस म्यू अपरेंट करके भी लिखा जा सकता है, ड्यू बाय dy। अंडरस्टैंड? अब इस एक्सप्रेशन में साफ है, ये y है, ये x है, और ये इस एक्सप्रेशन में जो है स्लोप है। तो यहाँ पर जो कर्व आपका बनेगा, उस कर्व का स्लोप क्या हो रहा है? जैसे जैसे ड्यू बाई डी वाई बढ़ेगा, क्योंकि ये n-1 है यहाँ पर, तो n जो है ग्रेटर देन 1 है, तो ये जो होगा पावर वो हमेशा पॉजिटिव में होगा। अगर पावर पॉजिटिव मतलब कुछ भी पावर है, तो एक बात बताओ, जैसे जैसे ड्यू बाई डी वाई बढ़ेगा, क्या अपरेंट विस्कोसिटी नहीं बढ़ेगी? क्योंकि पावर तो पॉजिटिव है। तो जैसे जैसे ड्यू बाई डी वाई बढ़ेगा, अपरेंट विस्कोसिटी बढ़ेगी। और अपरेंट विस्कोसिटी क्या है? इस कर्व का स्लोप। इसका मतलब इस 2 डायमेंशन एक्सिस पे एक ऐसा कर्व रिप्रेजेंट किया जाएगा, या फिर इस फ्लूइड को ऐसा कर्व रिप्रेजेंट करेगा जिसका स्लोप जो है ड्यू बाई डी वाई के साथ इंक्रीज होता है, लाइक दिस। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पर अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन खींचें तो साफ दिख रहा है कि यहाँ पर अगर सपोज θ1 एंगल बनता है, यहाँ θ2 बनता है, यहाँ θ3 बनता है, तो θ3 विल बी ग्रेटर देन θ2 विल बी ग्रेटर देन θ1। तो जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो स्लोप इंक्रीज हो रहा है, स्लोप इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब when you increase the rate of deformation, when you increase the rate of deformation, जैसे जैसे रेट ऑफ डिफॉर्मेशन बढ़ाते हो, फ्लूइड में क्या आ जाती है? थिकनेस आ जाती है, उसकी विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाती है। जैसे जैसे रेट ऑफ डिफॉर्मेशन बढ़ाओगे, फ्लूइड में थिकनेस आ जाएगी और उसकी विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। और जब फ्लूइड की विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो उसको सेम और रेट ऑफ डिफॉर्मेशन से फ्लो कराने के लिए अब आपको ज़्यादा शियर स्ट्रेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो कई बार ऐसे फ्लूइड होते हैं, आपने देखा होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि उनको हिलाते हिलाते उनमें गाढ़ापन आ जाता है। ऐसे फ्लूइड को हम बोलते हैं शियर थिकनिंग फ्लूइड। जब उनको शेक किया जाता है तो शेक करते 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 उनमें गाढ़ापन आ जाता है, और ऐसे फ्लूइड में क्या आ जाती है? धीरे धीरे थिकनेस आ जाती है। टू शेक देम विथ सेम रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, उनको ज़्यादा शेयर स्ट्रेस अप्लाई करना पड़ता है, इसलिए इसका नाम है शेयर थिकनिंग फ्लूइड। या हम बोले ये फ्लूइड मोटे होते चले जाते हैं, गाढ़े होते चले जाते हैं। एग्जाम्पल अगर हम बोले तो एग्जाम्पल, अगर आपने कभी चावल उबाला हो, चावल उबालने पर पानी जो निकलता है उसके चावल का मांड कहते हैं, बिहार में बहुत फेमस है। दैट चावल का जो मांड है, इट इज़ अ शेयर थिकनिंग फ्लूइड। ओके, इसको बोलते हैं राइस स्टार्च इन वाटर। राइस स्टार्च, राइस स्टार्च इज अ एग्जाम्पल ऑफ, ये याद रखना है बेटा, राइस स्टार्च फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ शेयर थिकनिंग फ्लूइड। और दूसरा जो एग्जाम्पल है शुगर इन वाटर, मतलब चाशनी, शुगर इन वाटर। तो पानी के अंदर अगर आप शक्कर घोलोगे तो वो भी एक तरह से शेयर थिकनिंग फ्लूइड होगी, घोलने पर उसमें गाढ़ापन आता है। ये आप लोग सब जानते हो बहुत अच्छी तरह से कि जैसे जैसे चाशनी को हिलाया जाता है उसके अंदर गाढ़ापन आ जाता है, जैसे जैसे चावल के मांड को हिलाया जाएगा उसमें गाढ़ापन आ जाएगा। और ये सब ने प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया होगा। इसी तरह के फ्लूइड को हम बोलते हैं डायलेटेड फ्लूइड या फिर बोलते हैं शेयर थिकनिंग फ्लूइड। माय डियर फ्रेंड, आपको याद रखना है डायलेटेड फ्लूइड मतलब वो फ्लूइड जिनके अंदर हिलाने पर गाढ़ापन आता है, जिनकी विस्कोसिटी डिफॉर्मेशन के साथ इंक्रीज होती है। दैट फ्लूइड इज नोन एज शेयर थिकनिंग फ्लूइड। तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड माय डियर फ्रेंड। और उनके लिए इस तरह से कर्व बनाया जाता है, इनको बोलते हैं हम डायलेटेड फ्लूइड। अब यहाँ पर B क्या है? 0 है। इसका मतलब ये ऐसे फ्लूइड होंगे जिनमें अगर थोड़ा भी शेयर स्ट्रेस दिया जाए तो डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब अगर ऐसे फ्लूइड वो होते हैं, अगर मैं ऐसे हाथ पे रखूँ और थोड़ा सा भी फूंक मार दूँ तो ये फ्लो करने लगेंगे। फॉर स्मॉलेस्ट शेयर स्ट्रेस दे हैव अ रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, दैट मीन्स B इक्वल टू 0। लेकिन कुछ ऐसे भी फ्लूइड होते हैं जिनमें B इज़ नॉट इक्वल टू 0, जैसे टूथपेस्ट।
अगर फूंक मारोगे क्या टूथपेस्ट फ्लो करने लग जाएगा? नहीं, जब तक आप सर्टेन शियर स्ट्रेस नहीं दोगे उनमें रेट ऑफ डिफॉर्मेशन जनरेट नहीं होता। ऐसे फ्लूइड में कंडीशन होती है बी नॉट इक्वल टू 0, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड द डायलेटेड फ्लूइड माय डियर फ्रेंड। नाउ कम टू द केस सेकंड। केस सेकंड इज नोन एज सूडोप्लास्टिक फ्लूइड। अब नाम तो बहुत ही अजीब सा है। ओके, इनको बोलते हैं सूडोप्लास्टिक फ्लूइड। सूडोप्लास्टिक फ्लूइड, निकनेम इनको बोलते हैं शेयर थिनिंग फ्लूइड। अरे वेरी वेरी ब्यूटीफुल फ्लूइड, बहुत जगह आता है एग्जाम्पल, और ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत जगह होंगे। सूडोप्लास्टिक फ्लूइड या बोलते हैं हम शेयर थिनिंग फ्लूइड। इनके अंदर जो कंडीशन होती है, होता है बी इज नॉट इक्वल टू 0 एंड एन लेस देन 1। पहले वाले में जो कंडीशन थी वो थी n ग्रेटर देन 1, इसमें कंडीशन है n लेस देन 1। कहीं गलती होगी माय डियर फ्रेंड तो माफ़ कर देना भाई। सो n लेस देन 1 and b is not equal to 0. Now come to the next, कि अगर इसके लिए एक्सप्रेशन लिखी जाए तो एक्सप्रेशन क्या होगी? म्यू du बाई डी वाई की पावर a du बाई डी वाई की पावर n, दैट विल बी द एक्सप्रेशन। सो इस एक्सप्रेशन को भी अगेन माय डियर फ्रेंड हम ऐसे लिख सकते हैं a du बाई डी वाई की पावर n-1 इंटू ड्यू बाई डी वाई। यू नो दैट, अगेन इसमें प्लस होगा 1 हो जाएगा, और ये वैल्यू क्या कहलाएगी? चिल्ला के बोलो, कौन सी होगी? अपरेंट विस्कोसिटी। अब यहाँ पर अपरेंट विस्कोसिटी की वैल्यू क्या है? अपरेंट विस्कोसिटी की वैल्यू है a ड्यू बाई डी वाई की पावर n-1, और n क्या है? लेस देन 1। तो ये जो पावर होगी ये किस में होगी? नेगेटिव में होगी। अब इस पावर को अगर हमें पॉजिटिव बनाना है तो क्या मैं इस क्वांटिटी को नीचे ले आऊँ? हाँ, ला सकता हूँ, क्योंकि n 1 से छोटा है, 1 माइनस n लिख दिया। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। अब 1 माइनस n क्या है? पॉजिटिव है। तो जैसे जैसे ड्यू बाई डी वाई बढ़ाओगे क्या अपरेंट विस्कोसिटी नहीं घटेगी? तो इस एक्सप्रेशन में तो म्यू अपरेंट ड्यू बाय डी वाई, जैसे जैसे ड्यू बाई डी वाई इंक्रीज होगा अपरेंट विस्कोसिटी डिक्रीज होगी। और इस तरह के फ्लूइड को हम शेयर थिनिंग फ्लूइड कहते हैं। माइंड ब्लोइंग एग्जांपल, केचप, कफ सिरप, कोलाइडल सॉल्यूशन, योर ब्लड इज एग्जाम्पल ऑफ शेयर थिनिंग फ्लूइड। कभी नर्स को नहीं देखा तुमने? जब नर्स तुम्हारा ब्लड लेती है, ब्लड सैंपल लेती है ट्यूब में, उसके बाद ऐसे ऐसे शेक नहीं करती उसको। क्यों करती है? क्योंकि ब्लड इज अ शेयर थिनिंग फ्लूइड। शेक करने से विस्कोसिटी कम हो जाएगी, और विस्कोसिटी कम होने से उसको इजीली निकाला जा सकता। अरे बेस्ट एग्जाम्पल दूध, मिल्क एज अ एग्जाम्पल ऑफ शेयर थिनिंग फ्लूइड। कई बार शिकायत करते सुना होगा लोगों को कि दूध वाला पतला दूध लाता है हमारे यहाँ। क्यों लाता है पतला दूध? क्योंकि मिल्क इज अ शेयर थिनिंग फ्लूइड बेटा। जैसे जैसे दूध हिलता है उसको रेट ऑफ डिफॉर्मेशन मिलता है, उसमें आ जाता है पतलापन। तो वो तुम्हारे दूध वाले की गलती नहीं है, वो मिल्क की गलती। कि मिल्क क्या है? दोगला आदमी। तुम्हारे तक बहुत पतला हो जाता है, वो बेचारा निकालता तो बड़ा गाढ़ा निकलता है। इसलिए कई लोग केटली लेके पहुंच जाते हैं दूध वाले के पास, कि दूध वाले के पास जाएंगे तो गाढ़ा मिलेगा, घर आएगा तो पतला मिलेगा। दे हैव अ डाउट। दूध वाला चाहे कितना भी ईमानदार हो, वो हो नहीं सकता। सो देखिए कहानी, टो इक्वल टू क्या है? म्यू ड्यू बाय डी वाई। तो अपरेंट विस्कोसिटी जो होती है वो यहाँ पर डिक्रीज हो जाती है। तो अगर इसके लिए मैं कर्व बनाऊँ तो देखो कैसा बनेगा। ये शेयर स्ट्रेस है, ये ड्यू बाय डी वाई है। तो
तो ये एक ऐसा स्लोप बनेगा जहाँ पर स्लोप क्या होता है, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन के साथ डिक्रीज होता है। तो आप यहाँ पर 3 स्लोप देखिए, θ1, θ2 और θ3। तो यू कैन सी दैट θ3 विल बी लेस देन θ2 विल बी लेस देन θ1। दैट मीन्स जैसे जैसे dy बढ़ रहा है विस्कोसिटी डिक्रीज होती चली जा रही है। इस तरह के फ्लूइड को हम बोलते हैं शेयर थिनिंग फ्लूइड। जैसे जैसे रेट ऑफ डिफॉर्मेशन बढ़ेगा इनमें पतलापन आएगा, इसीलिए इनका नाम है शेयर थिनिंग फ्लूइड। अंडरस्टैंड? एग्जाम्पल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी बोला एग्जाम्पल क्या है, मिल्क सबसे ज्यादा पूछे जाना वाला। दूसरा ब्लड, कोलाइडल सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन, ब्लड, मिल्क, कोलाइडल सोल्यूशन। और जो दिमाग में आ रहे हैं, केचप, ओके, केचप और कफ सिरप। अबे केचप यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, कफ सिरप। और जितने भी फ्लूइड जो तुमने देखे हैं जिनको हिलाने पर उनमें पतलापन आता है, दे आर अ shear thinning fluid or pseudoplastic fluid. So I think you understand that what is the pseudoplastic fluid. Now come to the next fluid is known as Bingham plastic. इसको हम आइडियल प्लास्टिक भी बोलते हैं। नाम से रिप्रेजेंट हो रहा है, कुछ ना कुछ कहानी यहाँ पर गड़बड़ है दया। बिंघम प्लास्टिक, बिंघम प्लास्टिक, इनको बोलते हैं आइडियल प्लास्टिक। आइडियल प्लास्टिक, इनकी जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, देखिए यहाँ पर होता है n = 1 और b होता है not equal to 0। तो एक्सप्रेशन लिखेंगे तो टो इक्वल टू क्या हो जाएगा, a du/dy और b इज नॉट इक्वल टू 0, तो b यहाँ पर रहेगा। अब ये जो एक्सप्रेशन है ये इक्वल टू हो जाएगी y_mx + c की इक्वेशन हो जाएगा। मतलब ये एक लाइन की इक्वेशन है वेयर लाइन इज नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। सो इस केस में अगर मैं कर्व बनाऊं टो और du/dy के बीच में, तो देखिए ये एक लाइन कुछ ऐसे बनेगी और ये जो होगा b विल बी इक्वल टू a, सॉरी ये जो होगा यहाँ पर जहाँ कट करेगी दैट विल बी इक्वल टू b। और इसकी जो विस्कोसिटी है आफ्टर सर्टेन डिफॉर्मेशन क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। इसका मतलब ये ऐसे फ्लूइड होते हैं जो स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट, अगर शियर स्ट्रेस बहुत कम है तो डिफॉर्मेशन 0 होगा। रेट ऑफ डिफॉर्मेशन क्या है, 0। जब तक शियर स्ट्रेस इस लिमिट को क्रॉस नहीं करेगा यहाँ पर डिफॉर्मेशन जनरेट नहीं होगा। बट जैसे ये डिफॉर्मेशन यहाँ पर जनरेट हो गया, दे विल फ्लो लाइक अ न्यूटोनियन फ्लूइड। सो एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ फ्लूइड इज टूथपेस्ट। टूथपेस्ट को अगर आप उंगली हाथ पे रखें और फूंक मारे तो टूथपेस्ट फ्लो नहीं करेगा, बिकॉज अगर आपने एक स्मॉलेस्ट टू स्मॉलेस्ट शेयर स्ट्रेस प्रोवाइड नहीं कराया, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ शेयर स्ट्रेस नहीं प्रोवाइड कराया, तो ये फ्लो नहीं करते ऑटोमेटिकली। तो जब तक आप उंगली से उसको नहीं फ्लो कराएंगे वो फ्लो नहीं करेगा। लेकिन जब वो फ्लो करेगा तब उसकी विस्कोसिटी क्या रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है, उसकी विस्कोसिटी में चेंज नहीं होगा। जितनी भी कोल्ड क्रीम है वो टूथपेस्ट है, दे और ऑल आर एग्जांपल ऑफ बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड और आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। ओके, अब इसका नाम है आइडियल प्लास्टिक। आइडियल प्लास्टिक क्यों कहते हैं, देखो जब हम इस तरह के फ्लूइड को देखते हैं दे लुक लाइक अ सॉलिड। जैसे टूथपेस्ट आपकी उंगली पे हाथ पे अज्यूम करिए, दूर से देखोगे सॉलिड जैसा दिखेगा, और जब इसको फ्लो कराओगे फ्लूइड की तरह फ्लो होगा। और फ्लूइड की प्रॉपर्टी है कि उसमें डिफॉर्मेशन क्या आता है, परमानेंट डिफॉर्मेशन आता है, द नोन एज अ जीरो मेमोरी सब्सटेंस। वो कभी भी उनके अंदर इलास्टिसिटी नहीं होती है, दे विल नेवर कम बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन। सो व्हाट एवर द डिफॉर्मेशन इन दिस फ्लूइड, इट विल बी परमानेंट डिफॉर्मेशन। एंड द परमानेंट डिफॉर्मेशन द प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक, and they will behave like a perfect plastic, and that's why they're known as ideal plastic. They're known as ideal plastic. They're known as ideal plastic. Example मैंने बोला toothpaste, any type of cold cream is an example of Bingham plastic fluid. Because they require certain shear stress to flow, but when they flow like a Newtonian fluid. Their viscosity is not going to change during the flow, is known as Bingham plastic fluid. Okay, so I think you understand that. इसके बाद जो next category of fluid है, इसका नाम है thixotropic fluid. Next category of fluid है, इसका नाम है thixotropic fluid, या फिर हम बोले they are known as time dependent fluid.
माय डियर फ्रेंड यू विल अंडरस्टैंड। टाइम डिपेंडेंट, मजा आएगा अभी। टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड, ओके। टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड, इसके अंदर दो कैटेगरी होती है, एक होता है थिक्सोट्रॉपिक, एक होता है रियोपैक्टिक। देखिए यहां पर अगर मैं टाइम और विस्कोसिटी के बीच में कर्व बनाऊं, म्यू और टाइम के बीच में, तो कुछ ऐसे फ्लूइड होते हैं जिनकी विस्कोसिटी टाइम के साथ साथ कम हो जाती है, इनका नाम है थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड। अगर किसी बुक में गलत दे रखा है तो रेफर अ गुड बुक, ओके, डोंट डिस्कस विद मी। कुछ ऐसे फ्लूइड होते हैं जिसकी विस्कोसिटी टाइम के साथ बढ़ जाती है, रियोपैक्टिक। अंडरस्टैंड, ये विस्कोसिटी और टाइम के बीच में खींचा हुआ कर्व है। अब इन्हीं फ्लूइड का अगर मैं शेयर स्ट्रेस और रेट ऑफ डिफॉर्मेशन के बीच में कर्व खींचूं, du बाई dy और d थीटा बाई dt के बीच में कर्व खींचूं, तो देखिए इनमें कंडीशन क्या होती है। थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड की विस्कोसिटी रेट ऑफ डिफॉर्मेशन के साथ कम होती है, जबकि रियोपैक्टिक की रेट ऑफ डिफॉर्मेशन के साथ बढ़ती है। तो ये होते हैं थिक्सोट्रॉपिक और ये होगा रियोपैक्टिक, ओके। सबसे पहली बात, विस्कोसिटी इंक्रीजेज विथ टाइम इंक्रीजेस, विस्कोसिटी डिक्रीजेज विथ टाइम इंक्रीजेस। सो थिक्सोट्रॉपिक का अगर मैं एग्जांपल लूं, और इस वाली कंडीशन का मतलब साफ साफ है कि शेयर स्ट्रेस और a du बाई dy के बीच की बात करूं की पावर n प्लस बी, तो आपको पता होगा कि ये जब जीरो नहीं होता, या मूल बिंदु से स्टार्ट नहीं हो रहा, इसका मतलब b इज नॉट इक्वल टू जीरो। और अगर विस्कोसिटी स्लोप टाइम के साथ कम हो रहा है, इसका मतलब n इज लेस देन 1। और अगर स्लोप टाइम के साथ, या सॉरी डिफॉर्मेशन के साथ बढ़ रहा है, अगर स्लोप डिफॉर्मेशन के साथ कम हो रहा है तो n लेस देन 1, और अगर स्लोप डिफॉर्मेशन के साथ इंक्रीज हो रहा है तो n इज ग्रेटर देन 1। तो थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड की अगर कंडीशन बोले तो थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड की कंडीशन होती है यहाँ पर कि यहाँ पर n लेस देन 1 होता है और b इज नॉट इक्वल टू 0। अगर रियोपैक्टिक फ्लूइड की कंडीशन बोले तो रियोपैक्टिक फ्लूइड की इससे उल्टी होगी, जस्ट कि n ग्रेटर देन 1 और b इज नॉट इक्वल टू 0। अब इनके जो एग्जाम्पल हैं, थिक्सोट्रॉपिक का एग्जाम्पल है, ट्रॉपिक एग्जाम्पल इज अ पेंट और लिपस्टिक। मजा आएगा। पेंट और लिपस्टिक इज अ एग्जाम्पल ऑफ थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड। तो पेंट ऑफ लिपस्टिक इज अ एग्जाम्पल ऑफ थिक्सोट्रॉपिक एंड वेरी वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल। जैसे सपोज पेंट पकड़ते हैं, सो पेंट को अगर हम लें तो देखिए पेंट जो होता है जब हम उसको डब्बे में रखते हैं तो काफ़ी गाढ़ा गाढ़ा दिखता है, तो हम ब्रश में उसको इजीली ले सकते हैं। और जब उसको लगाते हैं तो लगाना उसका इजी होता है, क्योंकि जैसे जैसे रेट ऑफ डिफॉर्मेशन बढ़ता है उसकी विस्कोसिटी कम हो जाती है, तो लगाना आसान होता है। लेकिन जैसे ब्रश आप हटा लोगे, बेशक ब्रश आप हटा लोगे, इसका मतलब जैसे रेट ऑफ डिफॉर्मेशन कम होगा वापस से उसकी विस्कोसिटी रीगेन हो जाती है और वो वहीं पर स्टिक हो जाता है। नहीं तो ऐसा होता कि अगर मान लीजिए आपने उसको डिफॉर्मेशन दिया, डिफॉर्मेशन देने से वो पतला हुआ, तो पतला होने से फ्लूइड जो है या पेंट जो है दीवार में जो है पानी की तरह बह के निकल जाता और वहाँ पर स्टिक नहीं करता। वेरी वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ऑफ थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड। और नेक्स्ट एग्जाम्पल यू विल एंजॉय, लिपस्टिक। कई बार लेडीज़ को देखना कि जब वो लिपस्टिक लगाती हैं तो ऐसे होठ को ऊपर नीचे करके उसको ईजिली फैला लेती हैं। फैलने के बाद जो लिपस्टिक है वहीं पर वापस से चिपक जाती है, क्योंकि लिपस्टिक एक थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड है। जब वो होठ को ऊपर नीचे ऐसे मलती हैं तो उससे उसकी विस्कोसिटी कम हो जाती है, उससे वो इजीली फैल जाता है, और जब वो हटा लेती हैं तो वापस से विस्कोसिटी रिगेन हो जाती है और वो वहीं पर स्टिक हो जाता है। इससे लिपस्टिक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड। सो पेंट एंड लिपस्टिक इज एग्जाम्पल ऑफ थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड। अब बात आती है टाइम के साथ, तो अगर डब्बे को बिल्कुल पैक करके आप रख दोगे तो 1-2 साल के लिए, तो पेंट जो है उसकी विस्कोसिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। सेम लिपस्टिक के साथ भी होता है, लेकिन ये इतना स्मॉल होता है कि आप नेक्ड आइज से उसको नहीं देख सकते, क्योंकि इसके लिए टाइम पीरियड एक तो बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। तो चेंज ऑब्जर्व करने के लिए आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा यहाँ। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है रियोपैक्टिक फ्लूइड, जो कि मैं बोल रहा हूँ रियोपैक्टिक फ्लूइड। रियोपैक्टिक फ्लूइड का एग्जाम्पल है प्रिंटर इंक। प्रिंटर इंक को आपने देखा होगा कि अगर आपने प्रिंटिंग नहीं की, काफ़ी टाइम तक उसको छोड़ दिया, तो अपने आप प्रिंटर इंक जो है सूख जाएगी।
बिकॉज उसकी विस्कोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज हो जाती है, गाढ़ापन आता है। और जब आप उसको डिफॉर्मेशन करोगे तो साफ साफ दिखेगा कि जैसे जैसे रेट ऑफ डिफॉर्मेशन को बढ़ता है उसमें गाढ़ापन आता है। इसका मतलब दे आर एग्जाम्पल ऑफ रिहोपैक्टिक फ्लूइड। ओके, तो इसका एक एग्जाम्पल है आपका प्रिंटर इंक, और एक एग्जाम्पल है जिप्सम सोल्यूशन इन वाटर, दैट इज चूने का पानी। तो पुराने ज़माने में जो चूने से पुताई की जाती तो काफ़ी हार्ड होता था चूना, क्योंकि क्या होता है जब उसको पुताई की जाती है तो पुताई करना बहुत हार्ड होता है। जो चूने से किसी ने पुताई की तो उसको पता हो, जब चूने को निकाला जाता तो काफ़ी पतला पतला सा होता है, लेकिन जब उस दीवार पर उसको पोता जाता तो काफ़ी गाढ़ा होता है और फिर चूना उस पर स्टिक हो जाता है। क्योंकि चूना जो है वो एक रिहोपैक्टिक फ्लूइड है, या जिप्सम सोल्यूशन इन वाटर, जिप्सम सोल्यूशन इन वाटर इज अ रिहोपैक्टिक फ्लूइड। तो जब उसको निकाला जाता है पतला होता है, जब उसको डिफॉर्मेशन दिया जाता है तो उसकी विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट हाई विस्कोसिटी इट विल स्टिक टू द सरफेस। दैट इज द मेन रीजन। So these are the example of time dependent fluid, thixotropic और रिहोपैक्टिक। इससे पहले जो भी फ्लूइड हमने पढ़े थे, दे आर टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड, उनकी विस्कोसिटी का टाइम से कोई लेना देना नहीं है। तो जो फ्लूइड टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं उनका नाम है टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड। तो नाम याद रखने का सीधा है टिक टिक, जहाँ आए इसका मतलब दे आर डिपेंडेंट ऑन टाइम। थिक का मतलब पतला, मतलब विस्कोसिटी इंक्रीज होगी, रिहो का मतलब विस्कोसिटी इंक्रीज होगी। दे आर द ऑल द नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड जो हम लोगों ने आज डिस्कस किए हैं। तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड माय डियर फ्रेंड पहला क्या था, डायलेटेंट फ्लूइड, जिसकी विस्कोसिटी डिफॉर्मेशन के साथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। दूसरा था सूडोप्लास्टिक फ्लूइड, जिसकी विस्कोसिटी डिफॉर्मेशन के साथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। फिर था बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड, रिक्वायर्ड इनिशियल shear स्ट्रेस टू फ्लो बट व्हेन दे फ्लो लाइक अ न्यूटोनियन फ्लूइड। उसके बाद हमने थिक्सोट्रॉपिक और रिहोपैक्टिक देखे, जिनकी कंडीशन यहाँ पर हमने देखी है। तो माय डियर फ्रेंड आपको याद रखना है, बहुत ही बार बार एसएससीजेई में रिपीटेड वे में क्वेश्चन पूछा जाता है, अलग अलग केस पूछ लेगा, डायलेटेंट के एग्जांपल पूछेगा। सबसे ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है कि बताइए ब्लड इज अ एग्जांपल ऑफ, तो इट इज एग्जांपल ऑफ सूडोप्लास्टिक फ्लूइड। मिल्क इज अ एग्जांपल ऑफ, इट इज अ एग्जांपल ऑफ सूडोप्लास्टिक फ्लूइड। तो इस तरह के क्वेश्चन बार बार एसएससीजेई में आते हैं। उसके बाद जो सबसे फेमस क्वेश्चन है एसएससीजेई का वो है आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड, ओके, लास्ट जो है वो है आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड क्या होते हैं, देखिए जब हम बर्नौली इक्वेशन की डेरिवेशन कर रहे होते हैं तब हमें डेंसिटी को कांस्टेंट एज्यूम करना होता है, इसलिए हम फ्लूइड को मानते हैं इनकम्प्रेसिबल। और जब हमें विस्कोसिटी को नेग्लेक्ट करना होता है तो उसको मानते हैं नॉन विस्कस। ऐसे फ्लूइड जिनमें इनकम्प्रेसिबिलिटी होती है, या फिर ऐसे फ्लूइड जिनकी डेंसिटी क्या होती है, कांस्टेंट, और ऐसे फ्लूइड जिनकी विस्कोसिटी क्या होती है, 0, इज नोन एज आइडियल फ्लूइड। तो इन केस ऑफ आइडियल फ्लूइड द शियर स्ट्रेस और म्यू du by dy के बीच में कर्व खींचा जाए तो म्यू 0 है तो टो इक्वल टू क्या आएगा, 0। तो अगर इनका शियर स्ट्रेस और रेट ऑफ डिफॉर्मेशन पे अगर इनको रिप्रेजेंट किया जाए तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन ही आइडियल फ्लूइड को रिप्रेजेंट करेगी। इसका मतलब देयर डज नॉट रिक्वायर एनी शियर स्ट्रेस टू फ्लो, एट 0 शियर स्ट्रेस दे विल फ्लो कंटिन्यूअसली। एंड आइडियल फ्लूइड इज अ हाइपोथेटिकल फ्लूइड, क्योंकि इनकम्प्रेसिबल अगर फ्लूइड को होना है तो मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस 0 होना चाहिए। इनकम्प्रेसिबल अगर फ्लूइड को होना है तो मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस 0 होना चाहिए, क्योंकि स्पेस बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल में कंप्रेसिबिलिटी आती है, स्ट्रक्चर में कंप्रेसिबिलिटी आती है, ओके। और अगर स्पेस 0 होगा इसका मतलब बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी, और अगर बॉन्डिंग आएगी पिक्चर में तो विस्कोसिटी तो आएगी पिक्चर में। अगर विस्कोसिटी 0 हो गई इसका मतलब बॉन्डिंग 0 हो गई, और बॉन्डिंग 0 होगी तो मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगी। तो या तो डिस्टेंस बढ़ेगी या फिर बॉन्डिंग, या तो डिस्टेंस बढ़ेगी या फिर बॉन्डिंग 0 होगी। तो कहानी ये है यहाँ पर कि कभी भी दोनों कंडीशन एक साथ रिप्रेजेंट नहीं होती, इसलिए आइडियल फ्लूइड को हम हाइपोथेटिकल फ्लूइड भी बोलते हैं, जो कि डेरिवेशन के दौरान हम एक अजम्पशन लेते हैं। Understand? Ideal fluid is a hypothetical fluid that does not have a practicality, because दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई नहीं हो सकती कि बॉन्ड भी 0 हो जाए और वो इनकम्प्रेसिबल भी हो जाए। They are known as ideal fluid. So I think you understand that type of fluid यहाँ पर हमने कंप्लीट किया, और नेक्स्ट लेक्चर में जो हम लोग सरफेस टेंशन और कैपिलरिटी की बात करेंगे। तो प्लीज़ फॉलो दिस चैनल, सब्सक्राइब एंड ज़रूर लाइक बटन दबाइए।
क्योंकि वी नीड योर इनकरेजमेंट। अगर आपको कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक बटन दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। थैंक यू वेरी मच।